दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रमुख संवैधानिक विधान एवं प्रावधानों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे पीजीटी परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नांकित में से अन्य पिछड़े वर्ग के निर्धारण का सही मापदंड कौन सा है, आपको बताना है। ऑप्शन है आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन, शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ापन, सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन या फिर आर्थिक और सांस्कृतिक पिछड़ापन। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, संविधान के प्रावधानों के अनुसार शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ापन जो है अन्य पिछड़े वर्ग यानी अदर बैकवर्ड क्लास के निर्धारण का सही मापदंड है। और आप जान लीजिए, भारत के संविधान के अनुसार पिछड़े वर्ग का आधार नागरिकों के सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग से है। अनुच्छेद 340(1) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अधिकार है कि एक आयोग की नियुक्ति करके देश के विभिन्न भागों में पिछड़े वर्गों की दशा की जानकारी करवाकर जो है दोस्तों रिपोर्ट ले। और धारा 15(4) और 16 के अंतर्गत राज्य सरकारें भी आयोग की नियुक्ति करके विभिन्न पिछड़ी जातियों की आर्थिक और शैक्षणिक समस्याओं की जानकारी ले सकती हैं। और ऐसे आयोगों की रिपोर्टों के आधार पर शैक्षिक संस्थाओं और सरकारी सेवाओं में आरक्षण कर सकती हैं। चूँकि पिछड़ेपन की कसौटियाँ विभिन्न राज्यों में अलग अलग हैं, इसलिए पिछड़ेपन को आंकने का कोई अखिल भारतीय मापदंड नहीं है। लेकिन संविधान के प्रावधानों के अनुसार शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ापन को जो है पिछड़े वर्ग के निर्धारण का मापदंड माना गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए एक आयोग को नियुक्त करने का अधिकार देता है? तो उत्तर है अनुच्छेद 340। याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 340 ये राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए एक आयोग को नियुक्त करने का अधिकार देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महिलाओं के लिए अनुच्छेद 16 का आशय क्या है? देखिए, लोक सेवा में समान रूप से अवसर दिया जाना, धर्म, जाति, जन्म स्थान अथवा लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या फिर समान रूप से आजीविका का साधन उपलब्ध कराना। तो सही उत्तर है महिलाओं के लिए अनुच्छेद 16 का आशय है दोस्तों लोक सेवा में समान रूप से अवसर दिया जाना। और आप जान लीजिए, महिलाओं के लिए अनुच्छेद 16 का आशय लोक सेवा में समान रूप से अवसर दिया जाना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की किन धाराओं के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया जाता है? तो आप जान लीजिए, अनुच्छेद 15(4) और 16(4। आप जान लीजिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 15(4) की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। और इसी तरह अनुच्छेद 16(4) की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। और आप जान लीजिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) में पिछड़ा वर्ग शब्द का प्रयोग प्रथम बार प्रयोग किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान की धारा अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आरक्षण दिए जाने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित है? तो उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 15(4) और 16(4। आप जान लीजिए दोस्तों, अनुच्छेद 15(4) और 16(4 ये दोस्तों पिछड़े वर्गों की उन्नति से संबंधित है। और अनुच्छेद 15(4) में पिछड़ा वर्ग पद का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पिछड़ा वर्ग या बैकवर्ड क्लास पद का प्रयोग किया गया है, आपको बताना है। तो उत्तर है अनुच्छेद 15(4). याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 15(4) में पिछड़ा वर्ग पद का प्रयोग किया गया है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, छात्रवृत्तियों और शिक्षण संस्थाओं में स्थान आरक्षण द्वारा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक उत्थान के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 15(4) में। याद रखिएगा दोस्तों, छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप, फेलोशिप और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण द्वारा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक उत्थान के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता यानी छुआछूत को मिटाने के लिए इसे अपराध बताया गया है। ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 16 या फिर अनुच्छेद 17। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 17 दोस्तों, अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का उन्मूलन करके इसका किसी भी रूप में प्रचलन निषिद्ध किया गया है। और अस्पृश्यता से संबंधित सभी प्रकार के आचरण को रोकने और अछूतों पर विभिन्न निर्योग्यताओं को लागू करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने के लिए ये अधिनियम संशोधित किया गया, जो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 के नाम से जाना जाता है। और ये अधिनियम संपूर्ण भारत में 1 जून 1955 से लागू किया गया है। और इस अधिनियम के अंतर्गत दोस्तों, हिंदू शब्द का तात्पर्य हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख आदि सभी धर्मों को मानने वाले व्यक्तियों से है। और आप जान लीजिए, अधिनियम की धारा 17 के द्वारा अस्पृश्यता संबंधी निर्योग्यताओं को समाप्त किया गया है। अस्पृश्यता कानून को और अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए भारत सरकार ने एक पृथक नागरिक अधिकार संरक्षण कानून पारित किया है, जिसे 13 नवंबर 1976 को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। और ये कानून अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का एक संशोधित रूप है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है, आपको बताना है। तो ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 335 या अनुच्छेद 340। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 17 दोस्तों, अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में आया है दोस्तों। देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी धारा किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता पर रोक लगाती है। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 17, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस एक का मूल संबंध भारतीय संविधान के 17वें अनुच्छेद से है। तो आप जान लीजिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है और किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 की आधारभूत चिंता है। तो ये है अस्पृश्यता का उन्मूलन। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी प्रकार से अस्पृश्यता का व्यवहार या प्रचलन अपराध है। तो सही उत्तर अनुच्छेद 17 है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था, आपको बताना है। 1952, 1951, 1955 या 1953। तो सही उत्तर है अनुच्छेद जो है सन 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, यह राज्य का दायित्व है कि अनुसूचित जातियों के शैक्षिक हितों का ध्यान रखे, ये सही है। राज्य का दायित्व है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के राजनीतिक हितों का संरक्षण करे, ये आपका सही नहीं है। अनुसूचित जाति जनजाति सदस्यों को आर्थिक हितों की देखभाल के लिए राज्य कर्तव्यबद्ध है, ये आपका सही है। और देखिए, राज्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सदस्यों को सामाजिक अन्याय से बचाएगा, ये आपका सही है। तो ऑप्शन बी आपका सही नहीं है, क्योंकि आप जान लीजिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 के द्वारा राज्य जनता के दुर्बल वर्गों की विशिष्टता, अनुसूचित जनजातियों और जातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा, सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य की ओर से समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आर्थिक और शिक्षा संबंधी विशेष सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई है, जिससे वे अपनी उन्नति कर सकें। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 46। दोस्तों, अनुच्छेद 46 के द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि राज्य समाज के कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति जनजातियों को आर्थिक शिक्षा संबंधी सुविधाएं, ताकि वे अपनी उन्नति कर सकें।
अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो आप जान लीजिए, अनुच्छेद 46, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? तो सही उत्तर अनुच्छेद 366, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अनुसूचित जनजाति शब्द सबसे पहले भारत के संविधान में प्रयोग हुआ था और अनुच्छेद 366 25 में अनुसूचित जनजातियों को ऐसी जनजातियां या जनजाति समुदाय या इसमें सम्मिलित जनजाति समुदाय के भाग या समूहों को संविधान के प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजातियां माना गया है। अनुच्छेद 366 24 के अंतर्गत अनुसूचित जाति को परिभाषित किया गया है और अनुच्छेद 341 के द्वारा अनुसूचित जाति को दर्जा प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक विशिष्ट जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में इंगित करता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद है? तो ये देखिए, अनुच्छेद 342, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जा सकता है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 342 के अंतर्गत दोस्तों किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जा सकता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया जा सकता है? तो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 342, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति को संसद में प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण प्रदान किया जाता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 330। और आप संविधान का अनुच्छेद 330 जब समझेंगे तो इसमें आता है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 332 के अंतर्गत राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों को आरक्षित किया गया है। और अनुच्छेद 335 सरकारी पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के दावों की व्याख्या करता है। अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है और 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इसमें संशोधन करके एक नया अनुच्छेद 338 से जोड़ा गया है, जिसके परिणाम स्वरूप फरवरी 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। और ये अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक संरक्षणों की कार्यप्रणाली पर बनाई गई रिपोर्ट राष्ट्रपति को पेश करने की जिम्मेदारी सौंपता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुच्छेद 330 का आशय क्या है? तो सही उत्तर है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। और इसी तरह अनुच्छेद 332 दोस्तों राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की बात करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो सही उत्तर अनुच्छेद 335। याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 335 में सरकारी पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के दावों की व्यवस्था की गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था है? तो आप जान लीजिए अनुच्छेद 335 में। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो आप जानते भी हैं अनुच्छेद 335 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो सही उत्तर याद रखिएगा अनुच्छेद 335। और ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में अनुसूचित जनजातियों को सरकारी सेवाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण निर्धारित है? तो सही उत्तर है 7.5%। और आप जान लीजिए दोस्तों कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुछ समूहों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में श्रेणीबद्ध किया गया
और संविधान निर्माताओं ने माना कि ये समूह जाति व्यवस्था के कारण पिछड़ रहे हैं, इन्हें समान अवसर प्रदान नहीं किया गया, तो राष्ट्र निर्माण में इनकी हिस्सेदारी कम हो जाएगी। अतः शैक्षिक संस्थाओं और सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति को 15% और अनुसूचित जनजाति को 7.5% आरक्षण प्रदान किया गया है। बाद में 27% आरक्षण अन्य पिछड़े वर्गों को भी दिया गया है। और आप जान लीजिए कि 2019 में EWS यानी इकोनॉमिकली वीक सेक्शंस को दोस्तों, इसके सवर्ण वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्गों को भी 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में ये व्यक्त है कि 14 वर्ष के नीचे की आयु का कोई भी बालक किसी फैक्ट्री या खान में काम नहीं करेगा और न ही किसी खतरनाक रोजगार में नियुक्त होगा? देखिए, अनुच्छेद 24, 45, 330 या 335। तो सही उत्तर है मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 24 में ये व्यवस्था दी गई है दोस्तों कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या अन्य किसी परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की अनुसूची 6 का संबंध किससे है? यानी भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो उत्तर है अनुसूचित जनजाति से। दोस्तों आप जान लीजिए, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची अनुसूचित जनजाति से संबंधित है और अनुच्छेद 244(1) और अनुच्छेद 275(1) को समाहित करते हुए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इसमें उपबंध किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रचलित नहीं है? देखिए, केंद्र और राज्य सरकारों की नौकरियों में इन्हें कुछ आरक्षण प्रदान किए गए हैं, बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, सही है। और भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जाति के 2 व्यक्तियों को लोकसभा में नामित कर सकते हैं, ये सही नहीं है। और चौथा है कि संसद के दोनों सदनों के साथ ही साथ विधानसभाओं में इनके लिए भी आसन आरक्षित हैं, तो सही है। केवल सी आपका सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप जान लीजिए कि भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित जाति के 2 व्यक्तियों को लोकसभा में नामित नहीं करते, बल्कि 2 आंग्ल भारतीयों को नामित करते थे। इसलिए तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार शेष विकल्प सही हैं। और आप जान लीजिए कि जनवरी 2020 को लोकसभा और विधानसभाओं में नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंध को समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनजातियों के संवैधानिक हितों की जांच का जिम्मेदार उच्चतम सरकारी अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन देखिए, जनजाति विकास अधिकारी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयुक्त, जनजाति कल्याण अधिकारी या फिर जनजाति प्रशासक। तो सही उत्तर है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयुक्त। दोस्तों ये जनजातियों के संवैधानिक हितों की जांच का जिम्मेदार उच्चतम सरकारी अधिकारी होता है। और आप जान लीजिए कि अनुसूचित जाति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में संविधान के जनक को चिंता का विषय बन गया था और अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षा उपायों को उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रावधान सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सेवा के लिए समाज के इस वर्ग के हित को बढ़ावा देने के लिए किए गए थे। और व्यवस्था में ये निश्चित किया गया कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए उपलब्ध कराई गई सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच के लिए अनुच्छेद 338 के अंतर्गत एक विशेष कार्यालय की नियुक्ति की जाए जो राष्ट्रपति को रिपोर्ट करे। और इस प्रावधान के अंतर्गत एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति सबसे पहले 18 नवंबर 1950 को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए एक आयुक्त के रूप में की गई। 1965 में अनुसूचित जनजाति के और अनुसूचित जनजाति के लिए विभिन्न राज्यों में 17 क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए जिसका प्रमुख सहायक आयुक्त को बनाया गया। और याद रखिएगा 89वें संविधान संशोधन में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग बनाने का फैसला किया गया जो 19 फरवरी 2004 को प्रकाश में आया। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए तत्कालीन राष्ट्रीय आयोग का वास्तविक विभाजन 1 दिसंबर 2004 को अलग अलग आयोगों के रूप में किया गया। और दोस्तों विभाजन के बाद अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग के अधिकार क्षेत्र में 12 राज्य कार्यालय हैं। वो हैं अगरतला, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, पटना, पुणे और तिरुवनंतपुरम। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः लोकसभा में कितनी सीटें सुरक्षित हैं?
तो याद रखिएगा 79 और 41। आप जान लीजिए दोस्तों, लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं जिन पर मतदाताओं द्वारा चुनाव किया जाता है। परिसीमन आयोग के वर्ष 2008 की व्यवस्था के अनुसार सामान्य सीटें 412, अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें निर्धारित की गई हैं। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 79 और अनुसूचित जनजाति के लिए 41 सीटें निर्धारित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा के कुल 542 स्थानों में से कितने स्थान पर अनुसूचित जातियों के लिए स्थान सुरक्षित हैं? तो यहाँ पर देख लीजिए, लोकसभा में दोस्तों 79 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न 2009 का है। लोकसभा के कुल 542 स्थानों में से कितने स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित हैं? तो अनुसूचित जनजातियों के लिए 41 स्थान सुरक्षित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस सुधार के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा, प्रांतीय विधानसभाओं, नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और विश्वविद्यालय के लिए चुनाव के सिद्धांत को मान्यता दी गई? तो सही उत्तर है दोस्तों 1935 के अधिनियम ने प्रांतों की तत्कालीन स्थिति में सुधार किया था, क्योंकि इसमें प्रांतीय स्वायत्तता के प्रावधान को जो है शामिल किया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 से केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। मार्लेमेंटो सुधार से भारत शासन अधिनियम से संबंधित है और नगर पालिकाओं, जिला बोर्ड, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और विश्वविद्यालय के लिए चुनाव के सिद्धांत को मान्यता दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दी गई है। तो इसमें से उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, समाजशास्त्र और सामाजिक विकास से संबंधित विभिन्न विधान और संवैधानिक प्रावधानों के संबंधित इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? आपको बताना है। ऑप्शन है 1956, 1926, 1976 और 2006। तो सही उत्तर है 1956। दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में वेश्यावृत्ति को दंडनीय अपराध घोषित करने के लिए भारतीय संसद द्वारा 1956 में अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम बनाया गया था। तो याद रखिएगा, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में पारित हुआ था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने समाजशास्त्र के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक विकास और सामाजिक क्षेत्र में समानता से संबंधित किए जाने वाले संवैधानिक विधान और प्रावधानों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के साथ साथ उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित समाजशास्त्र विषय से विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।